लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल करवाए थे वो फेयरबुक में लिख लिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये टॉपिक नहीं सीखा था क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी ये टॉपिक था ही, और आज मैं आपको लॉग एंटीलॉग भी बता दूंगा कि कैलकुलेटर के बिना कैसे देखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड गिब्स फ्री एनर्जी जी का जो एक्चुअल रिलेशन है वो ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी की पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर ऑफ। तो इसको याद रखना भी मुश्किल है और इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना भी मुश्किल है। तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, बाद में लिख लेना, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना हो तो मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूं। तो ln k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट का मतलब पता है आपको, अपॉन आर टी होगा, क्योंकि नेचुरल लॉग में जो पावर में होता है वो आगे आ जाए। तो ये इक्वेशन बनेगा बेटा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी सामने माइनस आर टी ln k, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो न्यूमेरिकल में बेटा हम इसको यूज करेंगे। अब सवाल ये है कि यहां लॉग लेना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम में हम पीएच, पीओएच, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर ऐसे हैं जिसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो विदाउट कैल से लॉग कैसे देखेंगे वो भी मैं बता देता हूं, बाद में आराम से लिख लेना, पहले समझ लो बेटा। लॉग के लिए पहले तो आपको छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 जाना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहली बात, ये मैथ्स नहीं है, जितना केमिस्ट्री में जरूरी है वो रूल्स बता रहा हूं। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए लॉग बी। लॉग में मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो जाएगा एडिशन। सिमिलरली लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, वैसे वर्षा दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज एंड लास्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। तो अगर ये चार चीजें पता है आपको तो केमिस्ट्री में काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग होता है वो बेस ऑफ ई होता है, उसको लॉग 10 में कन्वर्ट करना हो, लॉग टेबल में बेस 10 होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन यानी एडिशन, डिवीजन यानी सब्ट्रैक्शन, दोनों तरफ लगा सकते हो। एंड लॉग ए टू द पावर बी मतलब पावर में जो भी है वो आगे आ जाएगा। दूसरी बात, आपको लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 1 लॉग 2 3 4 लॉग 10 1 होता है, तो लॉग 1 होता है बेटा 0.3010, 0.4771, 0.6, 0.95, 0.9, 0.85, 0.77, इतनी वैल्यू याद रख लो।
अच्छा, सब याद नहीं रखनी, ये 0.3 याद रहेगा तो भी चलेगा, ये 0.4 याद रहेगा तो भी चलेगा। अब देखो, अगर ये 0.3 है तो इसका डबल ये आएगा, क्योंकि यहां log 4 की जगह में 2 कर सकता हूं, 2 आगे तो log 2 इंटू 2, तो log 2 इंटू 2, बराबर। एग्जैक्ट लिखोगे तो 6020। सिमिलरली एक चीज यहां आएगी, रिपीट होगी, 2 का क्यूब तो 3, तो ये वैल्यू तो याद रह जाएगी 0.3, 0.6, 0.9। अच्छा, 1 से छोटी वैल्यू 0.95, 0.9, 0.85 ऐसे करके याद रखें। तो अगर आपको लॉग की ये वैल्यू याद है नहीं, करनी ही पड़ेगी, सुन लो, नहीं तो पीएच कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। तो लॉग की ये जो वैल्यू है वो अगले क्लास तक याद होनी चाहिए, कर लोगे। इसका बेनिफिट थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलेगा, इसका बेनिफिट 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और केमिकल काइनेटिक्स में भी मिलेगा। तो लॉग की वैल्यू यूज करनी है। दूसरा, कैलकुलेटर के विदाउट अगर हम लॉग निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, सीधी बात है ना। पर अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के आप टिक कर दोगे। जैसे अब मान ले आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि भाई log 5.2 इंटू 10⁻³ निकालो, ठीक है, विदाउट कैलसी करना है, तो ये वाला रूल अप्लाई कर लो। कैसे करेंगे, log 5.2 प्लस log 10⁻³ पावर जो है वो आगे log 5.2, log 5 कितना है तो उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू ले लो अप्रोक्सीमेट, तो ये आ जाएगा 0.72 ले लो, तो डेट इज इक्वल टू -2 हुआ। अच्छा, आप कैलसी से करके देख लो, 2.2 समथिंग आंसर आएगा, या 2.116 ऐसा कुछ आंसर आएगा। अच्छा, 5.2 इंटू 10⁻³ कैलसी में करने का मतलब है 0.0052, ये भी बताना पड़ेगा ना। 2.2 आ गया ना, हाँ, तो हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक नहीं देखना है, तो 2.2 आ गया ना। तो बेटा अप्रोक्सीमेशन से हम ऐसे लॉग निकालेंगे, ठीक है। क्या कंडीशन है, ये वैल्यू पता होनी चाहिए और थोड़ा हमें करना, जैसे मान लो यहां 5.5 होता तो 5 और 6 के एग्जैक्ट सेंटर की वैल्यू, तो ये 0.7 है, ये 0.77 है, तो 0.74 ले लो, 0.73 ले लो, ठीक है। तो पॉइंट के बाद का डिजिट मिल जाएगा, एक्यूरेट तो नहीं मिल सकता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 ऑप्शन है, हम अप्रोक्सीमेट टिक कर सकते हैं। बोलो, कर पाओगे। अच्छा, इससे बेटा आप एंटीलॉग भी निकाल सकते हो, और इसकी जरूरत पड़ेगी, आपने जो भी एमसीक्यू पूछा था उसमें एंटीलॉग करनी पड़ेगा, तो एंटीलॉग विदाउट कैलसी कैसे करोगे। तो मान लो एंटीलॉग निकालना है, रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं 5.3, तो इसको ऐसे लिखा करो, एंटीलॉग ऑफ 5 प्लस 0.3, सही है। 5.3 को कैसे लिखा मैंने, 5 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ, क्या मैं 5 को log 10⁻5 लिख सकता हूं, बोलो यार। log 5 को log 10⁻5 5 होना है, प्लस 0.3 किसका लॉग है, सही है। अब log को मैं एडिशन यानी 2 इंटू 10⁻5, अच्छा ये log है, तो log एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा, ये तेरा आंसर। बेसिकली पॉइंट के पहले जो लिखा है ना वो पावर में जाएगा, पॉइंट के पहले जो लिखा है वो 10 की पावर में जाएगा, और पॉइंट बाद के जो बाद में जो है उसकी वैल्यू ये लिखनी है। अगर 0.7 है तो 5 लिखना है, 0.9 है तो 8 लिखना है, पॉइंट के पहले जो है वो पावर में जाएगा। अरे चिंता मत करिए, और बताता हूं, चल।
मान ले एंटी लॉग मुझे निकालना है 8.67, चल तो ये तो पावर में गया, ठीक। अच्छा अब 6-7 किसका लॉग है? 6-7 इसके और इसके बीच में आ रहा है, बट इसके करीब 4.8 लिख ले। अच्छा तो इसका लॉग निकाल दिया, आंसर है। आई रिपीट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो नहीं आएंगे एक्यूरेटली, बट आप रफ आंसर लिख सकते हो, मैच हो जाएगा आपके ऑप्शन के साथ। तो आप ऐसा क्रॉस चेक कर सकते। चल एक और, हमें कई बार बेटा क्या करना पड़ेगा, एंटीलॉग नेगेटिव नंबर का भी निकालना पड़ेगा। मान ले एंटीलॉग मुझे निकालना है 7.7 माइनस में, तो वो तो है ही, पावर में -7 होगा, बट फिर भी थोड़ा पहली बार है तो अच्छे से बता देता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 7.7 के बाद की डिजिट क्या है? 7.7 की बाद की डिजिट इंटीजर 8 में से कितना माइनस करो तो 7.7 आएगा, बट ये माइनस करना है तो ये माइनस ये प्लस, तो ये होगा 10⁻⁻8 और 0.3 यानी 2 का। अच्छा यहां -7 लिखते तो 0.2 आता, फिर यहां से डायरेक्ट भी पकड़ सकते हो। चलिए एक और, मान ले एंटीलॉग करना है तुझे -6.83, कैसे लिखेगा? 7 माइनस, कितना माइनस होगा ये माइनस ये प्लस, तो 10⁻⁻, पावर में 0.17, ये तो 0.3 से काफी छोटी वैल्यू है। एग्जैक्ट 0.15 होता तो 1.5 होता, उसे थोड़ा ज्यादा है तो 1.58 लिख ले। नहीं समझ रहे हो बेटा? कर तो इधर से भी सकते हैं, बट ठीक है आपको जो सही लगे, इससे बेटा आपका आंसर हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि कैल्शियम में वो 13 टाइम्स प्रेस करोगे उससे पहले ये आ जाएगा। प्रैक्टिस से मतलब एंटीलॉग खास सीखा आपने, बोलो। अच्छा अब थर्मोडायनेमिक्स में जो एक्सरसाइज का एक सवाल छोड़ा था ना, अब वो कर लो। सारी वैल्यू थी, के की वैल्यू डाल देना, फिर उसका लॉग ले लेना, हो जाएगा। अच्छा टेक्स्ट बुक में भी एक आध होगा, लाओ तो रहने दो, ये लाओ। हाँ पेज नंबर 184 देखो, पेज नंबर 184 और 184, उसमें इक्वेशन 6.23 तेरे लिए स्पेशल। हाँ वो तेरा आज का डाउट था। अच्छा अब इसमें बेटा वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो ना, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम, उसका रिलेशन बताया मैंने। अब प्रॉब्लम नंबर 6.10 देखो, प्रॉब्लम नंबर 6.10 देखो, the value of delta G for the phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. Find the value of Kc. Find the value of Kc. डेल्टा जी गिवन है बेटा कितना, 13.8 इंटू 10⁻³ जूल कर दो। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। देखो 2 मिनट यहां ध्यान दो, किसे अप्लाई करना है इसे देखो बेटा। रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log के
So basically log k is equal to delta g upon 2.303 RT minus, that is equal to minus of 13.8 into 10 raised to 3 अपॉन 2.303। अब आर की वैल्यू बेटा जूल में लेनी पड़ेगी, 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, दैट इज इक्वल टू, बताओ। नहीं, इसमें आ रहा है -5.56 आ रहा है, देखो। लाओ तो कैलसी लाओ। अच्छा हाँ, तो कितना आया? 2.418। पावर गिन के बोल। अच्छा, माइनस क्या आया? एक मिनट। सो k इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.4, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 माइनस 0.6, ये माइनस ये प्लस 10 रेस टू -3, और 0.4 का 4 का लॉग 0.6 होता है। तो ये 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया है तो नहीं समझ में आएगा कैसे करना है। हेलो, समझ रहे हो बेटा? टेक्स्ट बुक में यहाँ नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल के पावर में फिर कैसे किया है वो नहीं समझोगे आप फिर। अच्छा, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6.11 ट्राई करोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो दो औलादे हैं, केसी केपी, उससे क्या फर्क पड़ता है? केसी का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, केपी का मतलब प्रेशर, है तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उसके नीचे देखो बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। अब देखो यहां आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इंटू 10⁻13 दे दिया है, तो 2.303 इंटू 8.314 जो भी जूल किलो जूल है। टेम्परेचर कितना है? 300 इंटू लॉग 2 इंटू 10⁻30। तो बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, बाकी तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे। तो ये होगा log 2 प्लस log 10⁻13, तो पावर में आएगा आगे, और log 2 दैट इज 13.30। ये टोटल जो है वो 13.30 है। सबके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर ले ले। ठीक है बेटा? क्या आप कैलकुलेटर के बिना लॉग निकाल पाओगे? अच्छा, तो अगर आपको लॉग निकालना आ गया तो खुद को महान मत समझना, लॉग निकालने के बाद भी मल्टीप्लाई करना है सब, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस की और जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तो कर लोगे ना कैलसी से। तो अभी लॉग जब भी आए तो कैलसी का यूज मत करना, एटलीस्ट 2-3-4 महीने तक ठीक से प्रैक्टिस कर लो इसकी। ठीक है बेटा? अच्छा, तो फिलहाल इतना लिखना शुरू करो, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। जनरली देते हैं, पीवाई क्यू देखना उसमें होगा, बट बेटा मान लो नहीं आया,
अच्छा, ये लिखने के बाद वेट करना। तो ચોપડો કાઢે છે તું યાર। बेटा प्रॉब्लम प्रॉब्लम 6.10 के ऊपर के ये दो पॉइंट लिख लो, एमसीक्यू में काम आएंगे। एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। प्रिंटिंग एरर, डी हटा दो, डेल्टा जी ही है वो। चलो हो गया भाई, हो जाए फिर ये लिख लो।
चलो एक और टॉपिक लिखो आगे, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर वन, predicting the extent of a reaction, predicting the extent of a reaction। बेटा टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम यूज कैसे करते हैं, तो उसमें पहले उसकी एप्लीकेशन है रिएक्शन कितना खत्म हुआ, मतलब उसकी एक्सटेंट कहां तक ही वो देखना। उसमें लिखो केस वन, एप्लीकेशन वन में केस वन। टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें पहला एप्लीकेशन प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसमें केस वन, इफ Kc greater than 10 raised to minus 3, if Kc greater than 10 raised to minus 3, I'm sorry 10 raised to 3, हाँ तो माइनस की जगह आगे प्लस कर दो। इफ Kc greater than 10 raised to 3, उसमें लिखना प्रोडक्ट्स डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स डोमिनेट over reactant I dot T, that is reaction is about to complete, that is reaction is about to complete। नीचे ये एग्जांपल लिख लो, केस टू, if Kc less than 10 raised to minus 3, if Kc less than 10 raised to minus 3, reactants dominate over product, reactants dominate over product I dot T, reaction proceeds rarely, reaction proceeds rarely। फिर नीचे ये एग्जांपल लिख लो, केस थ्री, if Kc is in the range of, if Kc is in the range of 10 raised to minus 3 to 10 raised to 3, then appreciable concentration, then appreciable concentration of reactants and products are present,
of reactants and products are present. एग्जाम्पल लिखो, H2 plus I2 gives 2HI. H2 plus I2 gives 2HI. अच्छा, मैं गिव्स बोलूं मतलब रिवर्सिबल एरो लगाने का, उसके लिए बेटा केसी लिख लो सामने 57. केसी इज इक्वल टू 57. बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं ऐसे, ध्यान से समझो, रिएक्शन ये है, मान लो रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे लिखूंगा ना बेटा, ठीक है, बोलो। अब अगर केसी की वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगी, है कि नहीं, और केसी की वैल्यू काफी कम आ रही है मतलब प्रोडक्ट कम होगी, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है मतलब रिएक्शन बस प्रोडक्ट की तरफ पहुंचने ही वाली है, अबाउट टू कंप्लीट, तो उस केस में प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, तब जब केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा हो। आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो, अगर केसी बहुत ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है, मतलब रिएक्शन बस थोड़ी देर में खत्म ही होने वाली है, उस केस में प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर भारी होगा, वेट में नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में, अमाउंट में, मतलब रिएक्शन बस खत्म होने ही वाली है। इसका उल्टा, अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से भी कम है मतलब रिएक्शन अभी जस्ट शुरू ही हुई है, तो उस केस में रिएक्टेंट ज्यादा खर्च हुआ ही नहीं होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनी ही नहीं होगी, अभी बस शुरू ही हुई है रिएक्शन, तो उस केस में रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा प्रोडक्ट को। इन शॉर्ट, अगर केसी बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन गई है, रिएक्शन थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। अगर केसी बहुत कम है मतलब रिएक्शन अभी शुरू हुई है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी बनी ही नहीं है, तो केसी की वैल्यू देख के हमें पता करना है कि इस केस में ज्यादा कौन होगा, प्रोडक्ट, कम कौन होगा, रिएक्टेंट। इस केस में ज्यादा कौन होगा, रिएक्टेंट, कम कौन होगा, प्रोडक्ट। और अगर इस रेंज में है तो बेटा दोनों की एप्रिशिएबल अमाउंट होगी, ठीक ठाक अमाउंट होगी, ठीक है। पर ये केस सवाल में एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो यहीं से पता चलेगा। यहाँ एप्रिशिएबल का मतलब क्या, ठीक ठाक अमाउंट होगी, मतलब दोनों लगभग लगभग बराबर अमाउंट में होंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से पहले तो हम ये बता सकते हैं कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, ये उसका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन नंबर 2, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। उसमें बेटा ऐसे लिखो पॉइंट करके, इफ QC लेस देन KC, net reaction goes from left to right, that is forward direction. If QC greater than KC, net reaction goes from right to left, backward direction. हो गया बेटा। अब यहां सवाल यह है कि ये QC क्या है,
तो नीचे लिखो वेर क्यूसी इज इक्वल टू, वेर क्यूसी इज इक्वल टू रिएक्शन कोएफिशिएंट, यहां लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, देख लो टेक्स्ट बुक में, यहां अगर आपको नहीं पता तो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख लो। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे, ये रहा रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या बोलते हो उसको, अच्छा कोएफिशिएंट जो भी है। पेज नंबर 182। हाँ मैंने पहले वो पढ़ा है, अब ये लिखा हुआ इसलिए मिला बेटा। अच्छा अब ये क्यूसी कैसे निकालेंगे बेटा, तो क्यूसी ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 6.7 देखो, प्रॉब्लम नंबर 6.7 देखो, द रिएक्शन दिया गया है, देखिए 2A गिव्स B प्लस सी, इसमें A B C तीनों की कॉन्सेंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। A इक्वल टू B इक्वल टू C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴। इसे भी दिया है, देखो कितना, 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3। अब आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करो, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। तो आपको क्या करना है बेटा, इस रिएक्शन के लिए क्यूसी निकालना है। अब सवाल है क्यूसी कैसे निकालेंगे, क्यूसी बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे ही निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का क्या हुआ 1। क्यूसी कितना है 1 और केसी कितना है 0.002, 2 इंटू 10⁻³ गिवन है ना। इसका मतलब क्या हो बेटा, क्यूसी ज्यादा है केसी से, अगर क्यूसी केसी से ज्यादा हो मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, समझे जी। नहीं वो इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये बेटा बात ऐसी है कि ये क्वेश्चन के रिलेटेड केसी की वैल्यू आपको मैनिपुलेट करके देंगे, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे ज्यादा देंगे या कम देंगे। तो बेसिकली आप क्रॉस चेक कर रहे हो कि ये जो वैल्यू दी है वो क्यूसी की वैल्यू से मैच हो रही है कि नहीं, मतलब यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। तो यहां आपको निकालना वही है, बट इसको बोलेंगे अब क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट, आप जो भी बोलते हो। फिर उसकी वैल्यू को गिवन, यहां केसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको बस इसकी और इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर ये ज्यादा आ गया मतलब इक्विलिब्रियम पीछे छूट गया है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, और अगर ये कम आ गया मतलब इक्विलिब्रियम अभी दूर है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। करना वही है, ये गिवन होगा बस, समझ में आया। अगर क्यूसी के वैल्यू केसी के वैल्यू से ज्यादा है मतलब इक्विलिब्रियम पीछे छूट गया है, आप आगे निकल गए हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर क्यूसी कम है और केसी ज्यादा है मतलब इक्विलिब्रियम अभी थोड़ा दूर है, आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो यहां से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिसाइड होगा। तो इसमें आपको जैसे आप इक्विलिब्रियम निकालते हो वैसे निकालना है, जो फाइनल वैल्यू आए उसको केसी से कंपेयर करना है, इतना करना है। क्वेश्चन में ये डेटा गिवन होगा, ये डेटा गिवन होगा। तो ये टॉपिक के तुरंत बाद आपको ये प्रॉब्लम लिखना है कि एक साथ लिखोगे सब, ठीक है। तो फिर तीसरी एप्लीकेशन लिख लो। दूसरी एप्लीकेशन क्या हुआ बेटा, डायरेक्शन निकालना। तीसरा एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन to calculate the concentration of reactant and product, to calculate concentration of reactant and product at equilibrium, at equilibrium।
अब बेटा इसमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मान लो ये ना गिवन होता तो हम कॉन्सेंट्रेशन करते थे कैलकुलेट, क्वेश्चन किया था ना कि भाई केसी की वैल्यू गिवन है, हमने यहां लिखा था 0.1 माइनस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स निकाल देते, वो वैल्यू यहां रखते थे, वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी क्या है, केसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो केसी की वैल्यू से तीन चीजें कर सकते हैं। पहला, रिएक्शन का एक्सटेंट पता करेंगे। अगर केसी बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। अगर केसी बहुत कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। रेंज में है तो बवाल है ही नहीं। डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कैसे, क्यूसी निकालेंगे। अगर केसी ज्यादा है क्यूसी कम है तो फॉरवर्ड, अगर क्यूसी ज्यादा है केसी कम है तो बैकवर्ड। दोनों लगभग सेम है तो नेट रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी। और तीसरा, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है तो आप अननोन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। बोल बेटा यहां तक क्लियर है? तो ये तीन चीजें और तीनों के ऊपर आपको एमसीक्यू मिलेंगे। अब अगला टॉपिक, यहां तक आप न्यूमेरिकल जितने भी अभी प्रॉब्लम देखे हमने दो तीन, वो लिख लोगे। तो अगर आप फेयर बुक में लिख रहे हो तो एक पेज छोड़ दो आगे पीछे का, एक सिंगल साइड पेज छोड़ दो। सिंगल साइड पेज मतलब ऐसे नहीं, एक पूरा। टोटल तीन न्यूमेरिकल है ना, तो इतने पेज में आ जाएंगे, तीनों छोटे ही तो है। और नए पेज से शुरू करो, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक में फैक्टर वाले टॉपिक पर देखिए पेज नंबर 185। उस पर आपको बोल्ड लेटर में एक स्टेटमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं ल शटेरियल्स प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है ले शटेरियल्स प्रिंसिपल। वो बोल्ड स्टेटमेंट लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको सर।
बेटा मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, देख लो। Change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change। कहने का मतलब कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आपने एक्सटर्नली कोई ऐसा फैक्टर अप्लाई कर दिया जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, तो इक्विलिब्रियम उसको काउंटर रिएक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा, वो रीएस्टैब्लिश होने की कोशिश करेगा। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंडस्ट्री में भी और एमसीक्यू में भी बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको ध्यान से समझना। ये प्रिंसिपल दिया किसने? लॉर्ड शट्टेरियल ने। उसके दादा नारोल नरोड़ा शटल चलाते थे, इसलिए उसका संयम पड़ा लॉर्ड शट्टेरियल, शटल रिक्शा वाला। अब ठीक से समझे, देखो इसको समझना थोड़ा टिपिकल है, मैं कोशिश करूंगा एकदम प्यार से समझाऊं। बेटा अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर अगर आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम काउंटर रिएक्ट करेगा और री एस्टेब्लिश होगा। एग्जांपल, अभी सर्दियों की सीजन चल रही है, अगर आपको सुबह स्कूल नहीं जाना, एज्यूम कर लो, तो सुबह सुबह ना एकदम मीठी नींद आती है और मान लो 6:30-7 बजे आप ऐसे चद्दर डाल के सो रहे हो, जैसे चद्दर डाल के सो रहे हो और मम्मी आपको उठाने आए, तो आप एक ही बार में उठ जाते हो, अपोज करते हो, काउंटर एक्ट करते हो, मम्मी 2 मिनट सोने दो यार। हाँ, तो ये जो इफेक्ट है ना, यही लॉर्ड शट्टेरियल प्रिंसिपल है जो आप डेली बेसिस पे घर पे करते हो। आप मस्त सोए हुए हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप काउंटर एक्ट करके री एस्टैब्लिश होने की कोशिश करोगे। एलार्म लगा हुआ होगा, 5, 10, 15 स्नूज लगाए होंगे। सेम बेटा, सेम यहां होगा। अब सोचना यह है कि इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश कैसे होता है, तो यहां हमें कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट समझना है। सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर समझाता हूं। टेम्परेचर बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको प्यार से समझा दूंगा बाद में। पहले क्या समझेंगे? कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद प्रेशर। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे एग्जांपल से समझा रहा हूं। अगर बेटा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई, जैसे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई, सबसे पहले घिसा पीटा एग्जांपल। अब ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पर है। अब तूने क्या किया बेटा? एक्सटर्नली इसमें से हाइड्रोजन निकाल लिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ध्यान से समझना, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और तूने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, निकाल लिया मतलब कंटेनर में से हाइड्रोजन को सक कर लिया, तो अब आपके कंटेनर में हाइड्रोजन कम है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा और री एस्टैब्लिश हो जाएगा। फिर से समझो भाई, मान लो यहां 10 मोल थे, कितने? आपने 2 मोल निकाल लिए, कितने बचे? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो क्या करेगा? थोड़ा सा एमोनिया डीकंपोज होके हाइड्रोजन 2 मोल और प्रोड्यूस करके 10 कर देगा इसको। और एग्जांपल, मान ले तूने एमोनिया को थोड़ा कम कर दिया, बराबर। अब एमोनिया को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर थोड़ा ज्यादा एमोनिया बनाएंगे और री एस्टैब्लिश कर लेंगे। बेसिकली आपको क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो लिखा है आपको उसका अपोज करना है, कि अगर इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो आपको क्या सोचना है? हाइड्रोजन में ऐड कैसे करूं, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर यहां से आप नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर लो तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा भी सकते हो। मान लो मैंने बाहर से ज्यादा एमोनिया ऐड कर दिया, तो तू ज्यादा एमोनिया ऐड करेगा, वो कंज्यूम होकर बैकवर्ड चला जाएगा। तू ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर दे, फॉरवर्ड हो जाएगा। ज्यादा नाइट्रोजन ऐड कर दे, फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर आप समझ गए तो मुझे दूसरे केस में समझाओ। अगर मैं इस रिएक्शन से CH4 को हटा लूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
अगर मैं CO2 को ऐड कर दूं तो, अगर मैं यहां से O2 को निकाल लूं तो, आप जो करोगे ना उसका अपोज सोचना है, सिंपल है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देख, अगर इस रिएक्शन में मैं बाहर से CO गैस ऐड कर दूं तो वो कंज्यूम हो जाएगा बैकवर्ड, ऐड कर रहे हो तो वो कंज्यूम होके बैकवर्ड चला जाएगा, अगर निकाल रहे हो तो फॉरवर्ड के बन जाएगा। अगर आपने Cl2 निकाल लिया, Cl2 निकाल लिया तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, Cl2 ऐड कर दिया, समझ पा रहे हो। अच्छा, ये रिएक्शन ध्यान से सोचना और समझना, अगर इस रिएक्शन में मैं CO2 उठा लूं तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उसके लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर मैं ज्यादा CO2 ऐड कर दूं, अच्छा अब इस एग्जांपल को ऐसे समझो, मान लो ये 10 मोल है, ये 5 मोल है, ये 8 मोल और ये 3 मोल। अगर मैं 2 मोल एमोनिया ऐड कर दूं तो कंज्यूम हो जाएगा, अगर मैं 2 मोल O2 हटा लूं तो, अगर मैं 4 मोल NO ऐड कर दूं तो, ध्यान रखना यहां आपसे कोई अमाउंट नहीं पूछेगा कि 4 मोल ऐड किया तो ये कितने बनेंगे, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना है, बस इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा वो बताना है। तो आपको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के 2 तरीके हैं एज पर कॉन्सेंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करो या निकालो, या तो प्रोडक्ट ऐड करो या निकालो। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी है तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करो या निकाल लो, या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करो या निकाल लो, 2 ही ऑप्शन है। आप या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो या तो कम कर सकते हो, आप जो क्वेश्चन में पूछा है उसका ऑपोजिट सोचना है, बस इतना याद रखना। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा ये क्लियर, एज पर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात बताऊं, अब दूसरा बेटा इफेक्ट है वो है प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, PV इज इक्वल टू क्या होता है, तो P और V देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्वेश्चन में कई बार वो ये नहीं लिखेगा कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, वो लिखेगा वॉल्यूम कम करने पर क्या होगा। हाँ, फिर उसका इफेक्ट पूछेगा, वॉल्यूम कम करने प्रेशर बढ़ेगा वो ठीक है, पर लेस सैटेलाइट प्रिंसिपल से समझाओ कि अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम कम कर दिया तो आपको ये सोचना है कि वॉल्यूम कम होने का मतलब है प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, अब प्रेशर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर कम करने की सोचेगा, सही है ना। अच्छा, अब ध्यान से देख, यहां टोटल रिएक्टेंट कितने हैं, 3 और 1 मोल। अच्छा, तो यहां NR है 4 और यहां NP है 2, यहां NR और NP 1, NR NP NR NP NR NP। अब मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूं जहां प्रेशर बढ़े और वॉल्यूम कम हो, यही 5 एग्जांपल में। अगर सवाल में पूछे कि वॉल्यूम कम होने पर क्या होगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा। बेटा प्रेशर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम का कोशिश करें कि प्रेशर कम हो, सही है। अगर आप एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कहां कम है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने के चक्कर में जहां कम गैस है वहां शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। गजब। फिर से एक बार, प्रेशर बढ़ा रहे हो, सभी में यही सोचना है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां प्रेशर कम हो। प्रेशर कम मतलब जहां गैस कम हो, जितने गैस कम उतना प्रेशर कम, जितना गैस ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा। तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो बोलो ये रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, क्योंकि वहां नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम है।
प्रेशर बढ़ाया तो ये कहां शिफ्ट होगा, प्रेशर बढ़ाया तो ये, आई एम सॉरी, हाँ 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 मेरी बिल्ली, हाँ कितना आसान है बताओ। अब अगर आपसे कहे कि प्रेशर कम करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो आप प्रेशर कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां प्रेशर ज्यादा हो, जहां प्रेशर ज्यादा मतलब जहां गैस ज्यादा। तो अगर प्रेशर कम किया आपने तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि वहां नंबर ऑफ गैसेस ज्यादा है। यहां अब तो ऑपोजिट है, अब तो आप देख के कलर, यहां ग्रीन लाइन यहां है तो अब लेफ्ट बोलना है, समझ रहे हो बेटा। बेसिकली जो आप करोगे इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा। अब जैसे कि आप एक्सरसाइज के कुछ सवाल देखो, जी क्वेश्चन नंबर 26, मैं भूल ना जाऊं ना इसलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, पिक कर देना, मैं भूल जाऊंगा फिर। टोटल 6 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 26 में, टोटल 6 इक्वेशन है। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज द प्रेशर। अच्छा कई बार क्या होगा बेटा, डेल्टा एन जी 0 है तो उस केस में प्रेशर का रोल नहीं आएगा, तो बढ़ा कम कर वो सेंटर में ही रहेगा, देखेंगे जब मैं सवाल कराऊंगा। ऑल्सो मेंशन वेदर विल चेंज कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो वो इस तरह से कर लोगे। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है ना बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ गैस कम है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 29 देख, 29 भी टिक कर लो। देखो नीचे रिएक्शन दी गई है, 2H2 प्लस CO गैस गिव CH3OH। अब पहला पढ़, एडिशन ऑफ H2 क्या करेगा, एडिशन ऑफ H2 फॉरवर्ड, ज्यादा ऐड करोगे तो कंज्यूम होके फॉरवर्ड। दूसरा एडिशन ऑफ CH3OH बैकवर्ड, रिमूवल ऑफ CO बैकवर्ड, ज्यादा बनाएगा, रिमूवल ऑफ CH3OH फॉरवर्ड। बस तो इस तरह के सवाल होंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट बाकी अगली क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ, नहीं मैं अगली क्लास में सब डिटेल में अच्छे से लिखवाऊंगा, सिर्फ अभी बोल्ड लेटर लिखना था बस।